is termed as your ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो सी प्लस प्लस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। किसने बनाई थी? बर्जेन स्ट्रॉस्ट्रॉम ने। ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले आई थी आपकी, मतलब सबसे पहले तो नहीं, बट सी प्लस प्लस से पहले आई थी सी लैंग्वेज, विच वॉज मेड बाय डेनिस रिची, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? तो उन्होंने बनाई थी सी। उससे पहले ए लैंग्वेज भी थी, बी लैंग्वेज भी थी, बट फाइनली जो यूज होनी शुरू हुई दैट वाज सी लैंग्वेज, एंड देन केम योर सी प्लस प्लस। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि सी जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है एंड सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। काफी जगह पर ये भी कहा जाता है कि जो सी है वो सी प्लस प्लस का सबसेट है। तो आपके पास जो भी कुछ सी प्लस प्लस में है वो सब सी में भी है। तो एक तरह से जहां सी खत्म होती है वहां से एक्चुअल सी प्लस प्लस शुरू होती है। सो बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, लूप्स कैसे यूज करते हैं, कंडीशंस कैसे लगाते हैं, एरेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब आप सी में पढ़ते हो। और जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट ऐड हो जाता है तो वो सी प्लस प्लस बन जाती है। मैं आपको शुरू से रिवाइज करा रही हूँ सी वाला पार्ट भी इंक्लूड करके। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दैट सी वाला पार्ट एज वेल, बट बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो कि भाई दोनों में फर्क क्या है। व्हाट डू यू मीन? जब आप प्रोग्राम्स करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। बट अभी के लिए प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है कि फोकस जो है, फोकस इज ऑन टास्क। हमारा जो फोकस है वो टास्क के ऊपर होता है कि काम होना चाहिए। ठीक है, हमारा मेन फोकस यही है कि इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखो जिससे रिजल्ट आ जाए। अब वो किस तरह से आपने उसके अंदर डेटा को मैनेज किया है, आपका डेटा ग्लोबल है, लोकल है, कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ यूज नहीं हो सकता है, वो सब मैटर नहीं करता, राइट? जबकि ऊप्स में हमारे पास क्या होता है, फोकस इज ऑन डेटा। हमें रिजल्ट तो अभी भी वही चाहिए। रिजल्ट तो देखो, प्रोग्राम बना रहे हो तो आउटपुट तो अभी भी वही चाहिए। यहाँ भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए था तो यहाँ भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही चाहिए, लेकिन द वे यू राइट द कोड बिकम्स डिफरेंट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किया लेंथ और ब्रेड्थ को, एरिया आ गया, काम खत्म। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, and then accordingly we get the area. So एक प्रॉपर डेटा को मैनेज करने का तरीका होता है यहाँ पर, और उसी डेटा मैनेजमेंट के थ्रू हम यहाँ पर काम करते हैं, जिसमें डेटा हाइडिंग भी आ जाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी आ जाता है। सो दैट इज देयर इन oops। फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज जो होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि भाई आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए दिया, आप सीधा ही प्रोग्राम बनाने बैठ गए सोच के कि भाई इसको क्या ये इनपुट करेंगे, ये कैलकुलेशन से कुछ ऐसा ऐसा आउटपुट आ जाएगा। सो दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन हम यहाँ पर कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले अपना छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हो। सो यू सॉल्व स्मॉल 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 पार्ट्स एंड देन यू कंबाइन देम टू हैव अ बिगर पिक्चर। ठीक है, तो मैं उनको फिर मिलाकर एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ। बट हम शुरू किससे करते हैं? बाय स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो हम स्मॉल पार्ट्स को बनाते हैं देन वी मूव ऑन टू अ बिगर सॉल्यूशन। उसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर ये दो मेन आपके फर्क यही है। बाकी सी सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे सी प्रोसीजरल है, सी प्लस प्लस ऊप्स है। सी में वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर होने चाहिए। आप पहली लाइन में ही, फर्स्ट स्टेटमेंट ही पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, उसके बाद नॉर्मल स्टेटमेंट शुरू होती है। सी प्लस प्लस में वेरिएबल हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बस यूज होने से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगी। देन आपके पास क्लासेस का कंसेप्ट आ जाएगा जो सी में नहीं था। सो लाइकवाइज यू विल सी कि देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंसेस जो आप सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में देखोगे। बट मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड ऊप्स वही होता है कि यहाँ पर हमारा फोकस टास्क पे है प्रोसीजर में, और ऊप्स में हमारा फोकस जो है वो डेटा के ऊपर है। कोई भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है उसके अंदर तीन फीचर्स होने जरूरी है, बेसिक थ्री फीचर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैं आपको बता रही हूँ फीचर्स, लेकिन इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको ये एक्चुअली में समझ आएंगे। एंड दीज फीचर्स आर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? अब यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो भाई सबसे पहली चीज तो यही दिमाग में आनी चाहिए ना कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट। सो सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द वर्ड ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऑब्जेक्ट हर चीज है, ऑब्जेक्ट ये पेन भी है, ऑब्जेक्ट ये बॉटल भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास हर चीज है, कप, बॉटल, लैपटॉप, मैं खुद, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सो हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी होती है which can be defined by some features and certain operations जो हम उन features के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी चीज को डिफाइन करना चाहो, लाइक आई हैव दिस नोटबुक, दिख रही है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, कलर कौन सा है, साइज क्या है, मतलब इसकी विड्थ लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, कॉस्ट क्या है, पेजेस रूल्ड है या प्लेन है, दोस कैन बी द फीचर्स। एंड ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, राइट इन इट, टेयर अ पेज, डिस्कार्ड इट, बाय, सेल, कुछ भी, those can be the operations. So हर चीज अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। इवन अगर दो ट्विन्स हैं जो एक जैसे दिखते हैं बट वो दो अलग अलग एंटिटीज है ना, हमने दोनों को अलग अलग नाम दिया होता है, तो इवन दो सेम दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स भी दो अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इवन इफ दे लुक अलाइक, राइट। सो ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंटिटी है विच हैज सर्टेन फीचर्स एंड सर्टेन ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन इट। और सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन करती है क्लास। So object क्या हो गया, a real time or runtime entity which has certain features and functions to work on those features, and class is a blueprint or a template for similar type of objects. So bottle is a class, every single bottle is an object of that. Pen is a class, every single pen is an object of that. Human is a class, you, me, every one of us are object of that, right? So वो आपका class and object का relationship होता है। hope it's clear, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग में क्लास को क्रिएट करते हो, उस प्रोसीजर को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है, इट इज रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टू वर्क upon that data in a single unit called class. So जब आप सिंपल वर्ड्स में क्लास बनाते हो, उस प्रोसीजर को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टू वर्क अपॉन दैट डेटा इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एंड देन यू गेट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम कहते हैं ना, यार उसकी तो लॉटरी लग गई, उसको तो बैठे बैठे इतने पैसे मिल गए अपने दादा से या कहीं से, तो वो क्या है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मतलब जो आपको अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती जाती है। सो यहाँ पे भी इनहेरिटेंस होती है। हमने एक क्लास बनाई, उसी क्लास के फीचर्स को यूज करके हम एक और क्लास बनाना चाहते हैं। जो पहली क्लास के फीचर्स को यूज करके एक और क्लास बना रहे हो, तो ये क्लास इसके फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। जैसे ये रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में तो लेंथ और ब्रेड्थ होता है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें होती है। तो रादर देन डिफाइनिंग द न्यू क्लास, मैं रेक्टेंगल को ही एक्सटेंड करके उसमें हाइट ऐड कर देती हूँ, तो क्यूबॉइड बन जाएगी। सो इनहेरिटेंस इज वही कि ऊपर से डेटा लेकर आओ। सो ऊपर वाली क्लासेस मतलब पेरेंट क्लासेस को यूज करके हम सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। देन कम्स द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, पॉली मीन्स many, morphism means forms. So when a single thing behaves in different forms, it's called polymorphism, right? Like अगर आपने C language पढ़ी है और उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास 5 multiplied by 3. So ये स्टार का साइन जो है, it's working as a multiplication operator. So it is giving me 15, right? लेकिन मैं यही स्टार का साइन पॉइंटर्स डिक्लेयर करने के लिए भी यूज करती हूँ। तो ये साइन पॉइंटर की तरह भी काम करता है, यही साइन मल्टीप्लाई के लिए भी काम करता है। अगर आपने कभी पाइथन पढ़ी है तो आपने वहां पर देखा होगा कि 5+3 लिखे तो 8 आता है, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो नॉर्मल ऐड करेगा, 8 आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपकी कोट्स में होती है, अगर आप प्लस का साइन स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हो, तो वो कंकैटिनेट करता है। तो जावा हो गई, पाइथन हो गई, वहां पे आपका प्लस का साइन स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेशन मतलब ज्वाइनिंग के लिए भी यूज होता है। सी प्लस प्लस में नहीं होता, बट सी प्लस प्लस में आपके पास ऑप्शन है, वी हैव अ फीचर कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसकी हेल्प से आप ऐसा पॉसिबल करवा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, कि ये सिंगल चीज अलग तरीके से बिहेव कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप की वैल्यू के साथ यूज हो रही है और कितनी वैल्यूज के साथ यूज हो रही है। सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अ सिंगल थिंग कैन बिहेव इन मेनी फॉर्म्स, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये सब हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, बट उससे पहले आज हम रिवाइज करेंगे सिर्फ आपका बेसिक्स ऑफ
सी प्लस प्लस का सिंटेक्स क्या होता है, क्या क्या कमांड्स हम उसमें यूज कर सकते हैं, एंड देन व्हेन वी इवेंचुअली स्टार्ट विद क्लासेस वी विल बी एक्सप्लोरिंग ऑल दीज ऑप्शंस इन डिटेल. ओके, सो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, आपका बेसिक्स ऑफ सी. जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, whatever programming language you learn, the first thing you learn about it is the character set. कि आप क्या क्या कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो. ठीक है, तो हम क्या क्या कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं. हम कैपिटल ए टू जेड यूज कर सकते हैं, हम स्मॉल ए टू जेड यूज कर सकते हैं, हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हैं. सो ऑल दीज सिंबल्स यू कैन यूज इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. जनरली सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लोअर केस में लिखा जाता है एंड सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है. सेंसिटिव मतलब जो चीज स्मॉल में लिखनी है वो स्मॉल में ही आएगी, जो कैपिटल है वो कैपिटल में आएगी. डिफरेंशिएट्स बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स. ये सारे सिंबल्स का अपना कुछ ना कुछ पर्पस होता है जो आपको पता चलता रहेगा क्या क्या है, और आप उनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते. जिस पर्पस के लिए जो सिंबल डिफाइंड है वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा. राइट, सो कैरेक्टर सेट के बाद आती है बारी वर्ड्स बनाने की. कुछ वर्ड्स जो यहाँ पर पहले से डिफाइंड होते हैं उन्हें कहा जाता है कीवर्ड्स. एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट, चाहे वो पाइथन है, चाहे जावा है, सी सी प्लस प्लस कोई भी है, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, वो आपके कंप्यूटर को समझ में नहीं आता. राइट, सो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को तो एक ही भाषा समझ आती है. कौन सी है, फटाफट से चार्ट में लिख के दिखाओ. विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड. सो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, और वो है machine language, that is binary language, language of zeros and ones. Right, so हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हमारे हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सोर्स कोड होगा, जिसमें वो कन्वर्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कोड होगा. तो अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं. कीवर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो इस ट्रांसलेटर के पास पहले से डिफाइंड है. सी प्लस प्लस यूजेज अ कंपाइलर. जो आप ये नाम सुनते हो, एनसाई सी, टर्बो सी प्लस प्लस, बॉर्डलैंड सी प्लस प्लस, जीसीसी कंपाइलर, ये सब डिफरेंट कंपनीज के थ्रू प्रोवाइडेड कंपाइलर्स हैं जो कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. राइट, सो की वर्ड्स जो है आपके पास, ये क्या हो गए, जो वर्ड्स कंपाइलर के पास पहले से डिफाइंड होते हैं. सो दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर. सो कंपाइलर को पता है कि ये वर्ड लिखा है तो इसका ये मतलब होगा. सो ऑलरेडी डिफाइंड टू द कंपाइलर. इनको हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते. दे कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पस दे आर डिफाइंड फॉर. एग्जाम्पल, आपके पास इंट, कैर, फ्लोट, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ब्रेक. सो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. राइट, सो ये जो कीवर्ड्स हैं इन सबका अपना अपना पर्पस है एंड दे आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली. दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स. राइट, सो कीवर्ड्स हैं, केस सेंसिटिव है. अगर आपने इफ लिखना है और आपने कैपिटल आई लिख दिया तो वो गलत होगा. इट हैज टू बी स्मॉल इफ, क्योंकि इफ कीवर्ड जो है वो स्मॉल आई एंड स्मॉल एफ को यूज करके बनता है. कीवर्ड्स बना लिए, चलो ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा, कोड में डेटा होगा. कीवर्ड्स तो हो गए. अब जो डेटा है वो दो तरह का हो सकता है, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल. कांस्टेंट को हम लिटरल भी बोलते हैं, ठीक है, और वेरिएबल विच कैन बी मॉडिफाइड. सो कांस्टेंट मींस वो चीज जो सेम रहती है, जो मॉडिफाई नहीं हो सकती, एंड वेरिएबल मींस विच कैन बी मॉडिफाइड. राइट, सो कांस्टेंट हो गया कि आपने डायरेक्टली कोई नंबर लिख दिया 15, 21.6, एनीथिंग लाइक दैट. सो इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस, इट्स अ कांस्टेंट. ये सेम रहेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. लेकिन वेरिएबल हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. अभी आर क्या है, पाई तो मुझे पता है कि 3.14 है ना. सो पाई तो मुझे पता है कि 3.14 है या 22/7 है लो. और आर स्क्वायर, अभी आर क्या चीज है, आर तो कुछ भी हो सकती है ना. तो जो चीज फिक्स्ड है वो कांस्टेंट है, और जो चीज कुछ भी हो सकती है वो आपका वेरिएबल है, विच कैन वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ये वेरी कर सकता है. अब चाहे कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो किसी ना किसी टाइप का होता है, जिसे हम डेटा टाइप कहते हैं. सो टाइप का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो न्यूमेरिक हो सकता है. अगर वो डेटा न्यूमेरिक है तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं. वी हैव इंटेजर्स एंड वी हैव फ्लोट्स. ठीक है, सो हमारे पास इंटेजर्स हैं और फ्लोट्स हैं. अब इंटेजर और फ्लोट का क्या मतलब है. इंटेजर इज एनी नंबर जिसमें फ्रैक्शन ना हो. सो लाइक 815, 216, -73, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये इंटीजर्स है. और अगर आपके पास पॉइंट आ गया तो ये आपका
फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। सो एनी नंबर इन पॉइंट्स इज अ फ्लोट, एनी नंबर विदाउट एनी पॉइंट इज एन इंटीजर। सो ये न्यूमेरिक वैल्यूज हो गए। इसके बाद आ जाती है कैरेक्टर। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में आपके पास या तो सिंगल कैरेक्टर होगा या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे। तो जब एक से ज्यादा होंगे तो उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को आप सिंगल कोट्स में लिखते हो, ठीक है, इन सी प्लस प्लस। सो व्हेन यू हैव अ सिंगल कैरेक्टर यू विल पुट इट इन सिंगल कोट्स लाइक दिस, बट जब आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो आप उसे डबल कोट्स में लिखोगे। सो डबल कोट्स में आती है स्ट्रिंग, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो आपके पास ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8, ये सब डिफरेंट है, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट। सो ये 8 इंटीजर है, 8 पॉइंट जो है वो फ्लोट है, सिंगल कोट्स वाला 8 कैरेक्टर है, डबल कोट्स वाला 8 स्ट्रिंग है। सो इन सब का डेटा टाइप अलग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप में आपके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। सो ट्रू कैन बी रिप्रेजेंटेड विद एनी नॉन जीरो नंबर वैसे तो, बट 1 कह सकते हो आप इसको, और जो फॉल्स है वो जीरो से रिप्रेजेंट होता है। बट अदरवाइज सी प्लस प्लस में कोई भी नंबर जो जीरो नहीं है वो ट्रू कंसिडर होगा, एंड जीरो इज योर फॉल्स, ठीक है। सो ये डेटा टाइप्स है। कॉन्स्टेंट्स का तो ठीक है, कॉन्स्टेंट्स तो सीधे कहीं पे भी यूज कर लो, उनको तो पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता, जहां जरूरत है वहां लिख लो। लेकिन जो वेरिएबल्स है उनको पहले डिफाइन करना पड़ता है। सो उनको आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो जो वेरिएबल्स हैं वो यूज से पहले डिक्लेयर होने चाहिए। सी लैंग्वेज में होता है कि सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे फिर कोई भी स्टेटमेंट आएगी, लेकिन सी प्लस प्लस कहता है कहीं भी डिक्लेयर करो बट यूज होने से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और डेटा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में यू राइट द डेटा टाइप एंड यू राइट नेम ऑफ द वेरिएबल। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो आपको कीवर्ड बताना है डेटा टाइप के लिए, और दूसरा आपको वेरिएबल का नाम देना है। अब देखो कीवर्ड्स क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप स्टोर करना चाहते हो इंटीजर तो आप इंट ले सकते हो, आप लॉन्ग इंट ले सकते हो, और आप अनसाइंड इंट ले सकते हो। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है तो आप कीवर्ड में फ्लोट ले सकते हो एंड डबल ले सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप कैर ले सकते हो, बूलियन लेना है तो बूल ले सकते हो, ठीक है। ये तो कीवर्ड्स है हमारे पास। अब इनमें फर्क क्या है, देखो अगर मुझे चाहिए कि मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करूं तो मैंने ले लिया इंट स्पेस नम एंड सेमीकोलन इज लाइक अ फुल स्टॉप इन सी प्लस प्लस। तो आपकी स्टेटमेंट एंड किससे होती है, सेमीकोलन से, दैट सेज कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गई। सो इंट नम, इफ यू वांट टू पुट अ वैल्यू इन नम आप लिख सकते हो नम इज इक्वल टू 20। तो इससे क्या होगा, जो आपका 20 है वो नम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो 20 गेट्स स्टोर्ड इन नम, वी स्टोर इट लाइक दिस, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे इन तीन वेरिएशंस का मतलब क्या है, देखो कोई भी वेरिएबल क्या होता है एक्चुअली में, वेरिएबल की अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दूं तो इट इज अ नेम्ड मेमोरी ब्लॉक। It is a named memory block used to store data, and the value can be modified anytime during execution of the program. But it's a named memory block, it's like a डब्बा, कंटेनर है वो, है ना। अब कंटेनर जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी वैल्यू उसके अंदर आएगी, जितना छोटा होगा उतनी छोटी वैल्यू उसके अंदर आएगी, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी ये कंटेनर्स है। जैसे इंट जो है वो आपका 4 बाइट्स लेगा इन लेटेस्ट कंपाइलर्स, पहले जो कंपाइलर्स होते थे वहां पे इंट 2 बाइट्स था, लॉन्ग इंट 4 बाइट्स था, लेकिन अब आपके पास एज पर द प्रोसेसर्स कैपेबिलिटी इंटीजर्स जो है वो 4 बाइट्स के हो गए हैं और लॉन्ग इंट 8 बाइट्स का हो गया है, ठीक है। सो साफ पता चल रहा है इसमें फर्क क्या है। 4 बाइट्स मतलब इट विल स्टोर द डेटा इन 4 बाइट्स कंटेनर, तो उसकी जो रेंज होगी उससे कहीं ज्यादा रेंज होगी एक लॉन्ग इंटीजर की। सो लॉन्ग इंटीजर उससे कहीं ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर पाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा मेमोरी एरिया है, ठीक है। फिर आपके पास है अनसाइन इंटीजर, ये तो 4 बाइट्स का ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है। सो इट कैन होल्ड पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन होल्ड नेगेटिव वैल्यू। लेकिन अनसाइंड इंटीजर मतलब साइन नहीं है, अब साइन नहीं होता जब नंबर के आगे तो वो पॉजिटिव ही कंसिडर होता है ना। सो इफ देयर इज नो साइन दैट मींस योर नंबर इज पॉजिटिव। सो अनसाइंड इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है, वी कैन ओनली स्टोर पॉजिटिव वैल्यूज। सो अनसाइन इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करते हैं और इनकी रेंज इंटीजर से डबल हो जाती है। डबल क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें आधे नेगेटिव नंबर और आधे पॉजिटिव नंबर के लिए स्पेस रिजर्व होता है।
जब नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं तो वो आधे भी उसी में ही ऐड हो जाएंगे. सो इसलिए अनसाइंड इंटीजर की रेंज इज ऑलमोस्ट डबल देन द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज, राइट. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए फ्लोट जो है वो अप टू 6 डिजिट स्टोर करता है डेसिमल के बाद, मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह लेता है. डबल अप टू 12 डिजिट स्टोर कर सकता है डेसिमल के बाद, एंड 8 बाइट्स की जगह लेता है. तो उसको हम कहते हैं कि इसमें ज्यादा बेटर प्रिसिशन मेंटेन होती है, मतलब आप डॉट के बाद ज्यादा अच्छे से डिजिट स्टोर कर सकते हो. One character takes only 1 byte of memory and it is stored in ASCII format, that is American Standard Code for Information Interchange. And Boolean 1 byte लेता है, it could be true or false. दो ही वैल्यूज उसमें होती है. So ये तो हो गए कि क्या क्या कीवर्ड्स हम ले सकते हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल्स. चलो ठीक है, ये कीवर्ड्स में से आप कुछ भी चूज कर लोगे, देन यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स. बट ये जो नाम हम दे रहे हैं ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स हैं. So when you name a variable, you have certain rules that only alphabets, underscore and digits can be used. आप space use नहीं कर सकते, underscore को छोड़ के कोई और special symbol आप use नहीं कर सकते. ठीक है. Then जो आपका first letter है वो digit नहीं हो सकता. मतलब I can have int num1, ऐसे मैं ले सकती हूँ, लेकिन int first num मैं नहीं ले सकती, because first letter cannot be a digit. ठीक है. Then keywords cannot be used as variable names and your variable names are case sensitive. अगर आपने declare किया है num n capital, ठीक है, और आप यहाँ पर असाइन कर रहे हो छोटे वाले में, तो एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि num तो डिफाइंड ही नहीं है. तो केस जो है वो मैच होना चाहिए. तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं फॉर योर वेरिएबल डिक्लेरेशन. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है. तो अगर क्लियर है तो भाई शो, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, कि क्या क्या मैंने अभी बताया है और क्या क्या उसका मतलब है. इफ एवरीथिंग इज क्लियर, सो गिव अ गुड थम्स अप ओवर हियर. So now you have created variables, you have seen कि how to store values in that. पर अब प्रोग्राम तो असली तभी बनता है जब वो अपने कोडिंग के 3 स्टेप्स पूरे करता है. और वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. सो वी नीड टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, right? We need to process it and then we have to give the output. So हर प्रोग्राम की जो लाइफ साइकिल है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट से होके गुजरती है. तो अब आप C++ में अगर प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स कौन सी यूज करोगे? ठीक है. सो व्हाट स्टेटमेंट्स आर यू गोइंग टू यूज? सो हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है सी आउट. सी आउट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से हम स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं. सो अगर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, आप सी आउट लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, यू विल पुट 2 लेस देन साइंस. ठीक है. इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं. जो 2 लेस देन साइन मैंने लिखे हैं उसको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं. सो 2 लेस देन साइंस वैसे आपको याद होगा, तो ये आपके अच्छा ऑपरेटर्स अगर आपने सी में पढ़े थे तो दीज आर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स. बट एनी हाउ, सी आउट, 2 लेस देन साइंस, दिस इज इंसर्शन ऑपरेटर. एंड देन अगर कोई मैसेज है तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स में लिख सकते हो, वो मैसेज आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. सो इट्स जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट मैसेज ऑन द स्क्रीन. तो जो टिपिकल प्रोग्राम बनता है हेलो वर्ल्ड, वो आप इस तरह से कर सकते हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड. सो इट विल सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. ठीक है. हम इस पूरे डबल कोट्स वाले मैसेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि \n which will take your text to the new line, \t which will move your text a few spaces ahead, generally 8 spaces का स्पेस छोड़ देता है ये. So \t is for tab. नेक्स्ट लाइन पे जाने का एक और तरीका भी होता है और वो होता है एंड एल. सो आपने यहाँ पर लिखा थैंक यू और आप चाहते हो कि उसके बाद जो भी प्रिंट हो वो अगली लाइन पे प्रिंट हो. सो वी गिव द इंसर्शन ऑपरेटर अगेन. तो जब भी हम स्विच करेंगे, जब मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी होती है, तो ये इंसर्शन ऑपरेटर रिपीट होता है और यहाँ पर हमने दे दिया एंड एल. ठीक है. अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो आपको उसको कोट्स में नहीं लिखना है, तो आप सी आउट नम लिखेंगे सिर्फ, तो वो नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. ठीक है. सो अगर मुझे प्रिंट करना है नंबर इज 20, सो मैं लिखूंगी नंबर इज कोट्स में और फिर से नम. सो ये प्रिंट करेगा नंबर इज 20. सो नंबर इज 20 विल बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस. और ये जो हम करते हैं इसको रिपीट करना बार बार, इसे कहते हैं cascading of insertion operator. So this particular thing is called cascading of insertion operator. कि आप multiple values को switch कर सकते हो with the repetition of the operator. So cascading of insertion operator. So that's how we print something on the screen.
अगर आपको यूजर से नंबर्स इनपुट करवाने हैं तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड सी इन, और इसके साथ दो ग्रेटर देन के साइन आते हैं जिसे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, सो वी कॉल इट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख दोगे। अगर एक ही वेरिएबल है तो सिर्फ ऐसे छोड़ देंगे, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो मेक श्योर यू रिपीट द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको ये ऑपरेटर रिपीट करना पड़ेगा, कैस्केडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉमा दिया तो उससे मल्टीपल वैल्यूज रीड नहीं होगी। ठीक है, सो आई हैव टू राइट लाइक दिस, तभी ये इनपुट होता है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये डिफाइंड है एक फाइल में जिसका नाम है iostream.h। सो वी हैव टू इंक्लूड दिस फाइल इन आवर प्रोग्राम ताकि हम सी इन और सी आउट को यूज कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको एक पूरा प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम में सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब अगर आपको कोई कमेंट वगैरह लिखना हो, कमेंट लाइक मैंने यहाँ पे 2 स्लैश दिए और लिखा प्रोग्राम टू फाइंड और कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो सी प्लस प्लस में कमेंट का मतलब होता है वो लाइन जो हम अपनी रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आपको पता है व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग अ कमेंट, सो राइट इन द चैट। सो वन वे इज इफ आई एम मेकिंग अ सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल स्लैश से शुरू होगा। तो जहां पे भी लाइन डबल स्लैश से शुरू हो गई वो कमेंट है। वी हैव वन मोर वे ऑफ गिविंग कमेंट्स जो कि सी लैंग्वेज से इनहेरिटेड है। व्हाट इज दैट, वो आप लिखिए, मैं आपको प्रोग्राम खत्म करके बताऊंगी वो क्या है। तब तक देखते हैं कौन कौन चैट में सही आंसर लिखता है। सो प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसके बाद आपके पास हैश इंक्लूड वाला आ जाएगा। ये हैश इंक्लूड वाली स्टेटमेंट थोड़ी डिफर करेगी। जो लोग बना रहे हैं टर्बो में या पॉडलैंड में, आप पूरा लिखोगे iostream.h, और अगर आप जीसीसी में बना रहे हो तो आप सिर्फ हैश इंक्लूड iostream लिखोगे, डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। जो जीसीसी वाले हैं उनको ये लाइन लिखनी पड़ती है इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, लेकिन उससे पहले वाले लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम स्पेसेस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू राइट दिस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। सो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मतलब मेरा ये जो भी है प्रोग्राम वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करता है। ठीक है, देन सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। उसके बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, एंड दैट इज फंक्शन मेन। सो वी विल हैव इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स एम्प्टी। ठीक है, एंड देन यू हैव कर्ली ब्रैकेट्स। देखो हैश इंक्लूड वाली लाइन के पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के पीछे आएगा। इंट मेन इसके आगे ये ब्लॉक है इसलिए सेमीकोलन नहीं आएगा। इंट मेन राउंड ब्रैकेट शुरू की, इट्स अ फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू मार्क अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो जहां पे ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हो रही है और जहां पे बंद होगी तो ये सारा पार्ट मेन के अंदर कंसिडर होगा। अब इसके अंदर क्या चाहिए, आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाहते हो, तो मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए एल बी ए। सो वेरिएबल के नाम मेरी मर्जी है, मैं चाहती तो पूरा पूरा लिख सकती थी, लेंथ ब्रेड्थ एरिया। सो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू नेम योर वेरिएबल्स, बट एज अ गुड प्रोग्रामर आपको वेरिएबल्स के नाम हमेशा मीनिंगफुल देने चाहिए। ठीक है, लंबे चाहे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड गिव मीनिंगफुल नेम्स टू द वेरिएबल्स। सो इट्स इंट लेंथ ब्रेड्थ एरिया। अब आप चाहते हो कि लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट हो जाए, तो इनपुट के लिए वैसे तो जो स्टेटमेंट है वो सी इन है, वी शुड राइट लाइक दिस, है ना। तो सी इन एल बी, तो इससे क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन पे कर्सर आएगा, बट यूजर को क्या पता क्या इनपुट करना है। तो हम यहाँ यूजर की हेल्प कर देते हैं, एक सी आउट दे देते हैं, उसको बोलते हैं एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब क्या होगा जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, देखो कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, उसने एक एक लाइन को वैसे ही एग्जीक्यूट करना है जैसे आपने लिखा है। तो पहले उसने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब उसने सी आउट है तो इस मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया कि एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये मैसेज स्क्रीन पे आ गया। अब बिकॉज ऑफ द सी इन वहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहां पर हम नंबर इनपुट करेंगे वो एल और बी में चले जाएंगे। ठीक है, अब एरिया कैलकुलेट हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सेमीकोलन सबके पीछे है देखो। अब आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, एरिया इज ए सेमीकोलन, खत्म हो गया प्रोग्राम। जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न 0। सो ये जो मेन है ये क्या करता है, ये एक नंबर रिटर्न करता है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, बताने के लिए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ।
अगर इसमें से 0 रिटर्न होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल मार्क कि हाँ भाई प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और अगर इसमें 0 रिटर्न नहीं होता, कुछ और नंबर होता है, तो वो उसको एरर कोड समझ लेता है कि इस एरर के साथ आपका प्रोग्राम खत्म हुआ है। सो दैट्स वाई हम इसमें हमेशा रिटर्न 0 करते हैं। ये इंट आप यहाँ ना भी लिखो तो भी बाय डिफॉल्ट ये इंट ही होता है, तो मैं नहीं भी लिखूंगी तो भी इसका मतलब इंट है। सो कि मेन जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सो वी राइट इट लाइक दिस। So this is your one basic simple program of C++। So ये आपका एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है, जबकि ये बना अभी C के स्टाइल में। C++ वाले स्टाइल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हम करेंगे जब हम क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। सो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इन प्रोसीजरल स्टाइल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आप सीखोगे जब क्लासेस बनेंगे। So this is one very basic, very simple program of C++। I hope यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है कि कैसे एक सिंपल प्रोग्राम C++ में हम लिख सकते हैं, right? So this is very basic. If it is clear, so do write in the chat कि yes ma'am, it is clear till here, fine? So till the program। और जो बात की थी हमने कमेंट की, तो वो कमेंट जो दूसरा है वो क्या होगा? स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। अगर आप कोई भी मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट तो इससे हो जाता है, पर अगर आपको एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना है तो आप उसे शुरू कर सकते हो स्लैश स्टार से, अपनी स्टेटमेंट्स लिखो और लास्ट में स्टार स्लैश से उसको बंद कर दो। सो दैट मीन्स ये सारी की सारी लाइंस जो इसके अंदर है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट। तो वो कमेंट होंगी, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसका कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ हमारी अपनी रेफरेंस के लिए है कि हम अपने खुद को ही अपने आप को अपना कोड एक्सप्लेन कर रहे हैं या ये लिख रहे हैं कि कब बनाया था, कब लास्ट मॉडिफाई किया, एनीथिंग लाइक दैट। सो व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज इट्स ओनली फॉर यू, नथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, राइट। सो ये तो हो गया बेसिक प्रोग्राम। अब इसके अंदर हमने जो कैलकुलेशन की है, वी यूज्ड स्टार साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब वो स्टार साइन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। सो वो एक ऑपरेटर है जो मल्टीप्लिकेशन कर रहा था। अब ऑपरेटर्स आपके पास C++ में क्या है? सो वी हैव मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ब्रॉडली वी क्लासिफाई देम इनटू 4 कैटेगरीज। पहली है यूनरी कैटेगरी, देन यू हैव बाइनरी कैटेगरी, देन यू हैव टर्नरी कैटेगरी, एंड वी हैव सम स्पेशल ऑपरेटर्स, राइट। अब यूनरी, बाइनरी, टर्नरी जो है वो किस बेसिस पे कैटेगराइज है? उनके नाम से ही पता चल रहा है। यूनरी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन अ सिंगल वैल्यू। तो अगर आपका ऑपरेटर एक वैल्यू पे काम कर रहा है तो वो यूनरी है। अगर आपका ऑपरेटर दो वैल्यूज पे काम कर रहा है तो वो बाइनरी है। और अगर आपका ऑपरेटर तीन वैल्यूज पे काम कर रहा है तो वो टर्नरी है, राइट। सो वी कैन हैव यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, और ये स्पेशल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। अब यूनरी की कैटेगरी में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं। पहला है निगेशन, दैट इज योर माइनस साइन, एंड देन वी हैव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यू गेट क्वेश्चंस इन प्लेसमेंट्स आल्सो बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इवन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी के अंदर हम कैटेगरीज पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड देन यू हैव bitwise operators। So these are the categories of binary operators, right? Then we get ternary। Ternary operator में एक ही operator है जिसका नाम है conditional operator। So it is conditional operator। And then we have special operators। इसमें operators ऐसे ऐसे हो जाते हैं जैसे कि size of, instance of। So we have certain operators like this जो कि normal calculations के लिए use नहीं होते। जैसे अगर आप size of integer करते हो, size of int, तो वो आपको क्या देगा? 4। कि भाई इंटीजर को कितनी बाइट्स चाहिए? 4 बाइट्स चाहिए, ठीक है। सो इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो स्पेशल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। तो पहले वी विल लुक इनटू दीज 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निगेशन क्या चीज है। अब निगेशन क्या चीज है? देखो, निगेशन जो है आपके पास वो है माइनस का साइन। सो सिंपल है भाई, अगर नंबर 70 है तो पॉजिटिव है, -70 है तो नेगेटिव है। सो निगेशन क्या करता है? चेंजेस साइन ऑफ अ नंबर, ठीक है। आपके नंबर का साइन चेंज करने के लिए आप माइनस साइन यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट ए बी सी। ए में मैंने पुट कर दिया 50, तो ए में 50 है। बी में पुट किया -a, तो बी में क्या जाएगा? -50। फिर मैंने लिख दिया c इज इक्वल टू -b, तो c में क्या जाएगा? -50 का माइनस मतलब +50। सो इट सिंपली चेंजेस द साइन ऑफ द वैल्यू। पॉजिटिव चेंजेस टू नेगेटिव, नेगेटिव चेंजेस टू
पॉजिटिव। अच्छा, अब आती है बारी हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है आपका वो है प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर। प्लस प्लस का मतलब क्या है? इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। सो ये सिर्फ वेरिएबल्स के साथ ही यूज हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स के साथ नहीं होता। तो ये वेरिएबल्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है इंट a इज इक्वल टू 10 और आपने लिखा a प्लस प्लस और इसके बाद आप इसको सी आउट a कर देते हो, तो ये क्या प्रिंट करके देगा? 11। सो a 10 था, 10 में 1 ऐड हो गया, सी आउट a किया तो 11 प्रिंट हो गया। क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन क्या आती है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, plus plus a, and then you write C out a. This will also print 11. So I can write it as a plus plus or I can write it as plus plus a. दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फर्क पड़ेगा कुछ यहाँ, जब मैं इधर क्या करना चाहूंगी, मैं इसी कोड को दोबारा से लिख रही हूँ बट विद अ स्लाइट चेंज। मैंने लिया int a में पुट किया 10 and now I'm going to write C out a plus plus। ठीक है, यहां पर भी मैंने क्या लिया, int a में पुट किया 10 और प्रिंट किया C out प्लस प्लस a। गेटिंग इट? क्या फर्क है देखो, जब हम a के पीछे प्लस लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जब पहले लगाते हैं तो उसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। देखो, किसी भी चीज का पोस्ट एंड प्री, हम कहते हैं ना पोस्ट कोविड एरा, प्री कोविड एरा, मतलब कोविड से पहले कैसा था, कोविड के बाद कैसा है। सो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीज करो, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब बाद में इंक्रीज करो। जब आप उसको यहाँ पर एज अ सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो किसके पहले किसके बाद में, वही तो है, सिर्फ ए प्लस प्लस ही तो हो रहा है, उसमें पहले बाद में वाला चक्कर ही नहीं था। लेकिन इस स्टेटमेंट में दो काम हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट में आप ए को प्रिंट भी करा रहे हो और आप उसको इंक्रीमेंट भी कर रहे हो। So you're performing two tasks over here। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, ए प्रिंट भी हो रहा है, ए इंक्रीज भी हो रहा है। और पोस्ट का मतलब है कि बाद में इंक्रीज करो, तो पहले क्या करोगे, दूसरा काम। दूसरा काम कौन सा है, प्रिंटिंग। तो पहले करेंगे हम प्रिंट, तो स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा वो होगा 10, लेकिन मेमोरी में ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब अगर आप अगली स्टेटमेंट में ए को प्रिंट करते हो तो 11 आएगा, या किसी भी कैलकुलेशन में यूज करते हो तो ए विल बी यूज्ड एज 11, लेकिन उसने स्क्रीन पे जो प्रिंट किया वो 10 है। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग एंड इंक्रीमेंट दो काम हो रहे थे। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले दूसरा काम करो, बाद में इंक्रीज करना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम, प्रिंटिंग एंड इंक्रीमेंट दोनों हो रहे हैं, पर ये प्री इंक्रीमेंट है। ये कहता है कि पहले इंक्रीज करो फिर दूसरा काम करना। तो पहले 11 हो जाएगा फिर प्रिंट होगा। सो अब आपके दोनों कोड्स का आउटपुट अलग आएगा। ये आपको प्रिंट करके देगा 10, ये आपको प्रिंट करके देगा 11। क्यों? क्योंकि पोस्ट का मतलब है कि इफ एनी अदर टास्क इज इन्वॉल्व, सो डू दैट टास्क फर्स्ट। ठीक है, तो उस दूसरे टास्क को आप पहले कीजिए और उसके बाद आप इंक्रीमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी में इसका वेरिएशन हम ऐसे भी ले लेते हैं कि मान लो आई हैव इंट a is equal to 5, b, and then I write b is equal to a plus plus multiplied by 2। और उसके बाद मैंने यहाँ पर a को प्रिंट किया, बीच में टैब का स्पेस दे दिया और फिर b को प्रिंट किया। सिमिलर वे मैंने यहाँ पे किया a is equal to 5b और यहाँ पे लिखा b is equal to plus plus a multiplied by 2। और फिर मैंने यहाँ पर भी सेम चीज की, a को प्रिंट कर दिया और b को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा आप लिख के बता सकते हो चार्ट में। कैन यू राइट द आउटपुट फॉर दिस इन द चैट? पहले वाले में a और b की वैल्यूज क्या होंगी और सेकंड वाले में a और b की वैल्यूज क्या होंगी? So write the output in the chat. What will be the value of a and b in first case? What will be the value of a and b in second case? So इसमें आपके पास क्या होगा, पहला वाला जो केस है, it says a plus plus into 2। ठीक है, सो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट कहता है कि इंक्रीज बाद में करो, पहले दूसरा काम करो। दूसरा काम क्या है कि 5 इंटू 2 कर दिया जाए। सो 5 इंटू 2 हुआ 10 और b में चला गया। सो b की वैल्यू आपकी 10 हो गई। अब उसके बाद वो a को इंक्रीज करेगा।
तो अब आपका ए इंक्रीज होकर 6 हो जाएगा। नाउ यू विल कम टू द सी आउट थिंग। सी आउट में ए जो है वो 6 है और बी जो है वो 10 है, राइट? अब यहाँ पर क्या है, प्री इंक्रीमेंट, तो पहले ए को इंक्रीज करेगा, तो पहले आपका ए 6 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 2 12 होगा, तो बी में 12 आ जाएगा। सो अब ए तो अभी भी 6 है, लेकिन अब बी की वैल्यू 12 है। तो दोनों केसेस में आपका ए तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ए इंक्रीज नहीं हो रहा, ए इज इंक्रीजिंग इन बोथ द केसेस, बट द थिंग इज कि वो कैलकुलेशन से पहले इंक्रीज होगा या कैलकुलेशन के बाद में इंक्रीज होगा। तो अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीज होगा, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बाद में इंक्रीज होगा। सो एट वन साइड, सो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। दिस इज प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। जैसे इंक्रीमेंट है वैसे ही डिक्रीमेंट भी होता है, उसमें बस प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर हम डिक्रीज कर रहे होंगे सो इट विल बिकम माइनस माइनस, ठीक है। सो डिक्रीमेंट जो साइन है आपका वो हो जाएगा माइनस माइनस, उसमें भी वही मतलब है कि a माइनस माइनस डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, ठीक है। सो आप माइनस माइनस a लिखो या a माइनस माइनस लिखो, पोस्ट एंड प्री का डिफरेंस वैसा ही होगा जैसा कि हमारा इंक्रीमेंट का था। तो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। इंट a b c, मैंने लिखा c इज इक्वल टू a plus plus into minus minus b, and now I'm printing the value of a space b space c. What will be printed if this code gets executed? अगर ये execute होता है तो क्या output आएगा आपका? What should be the output for this code? So output of this question will be 11, 4 and 40. So a plus plus तो बाद में होगा, a क्या है 10, माइनस माइनस बी पहले होगा तो ये 4 हो जाएगा। सो 10 into 4 40 will go to c and later a will be increased and will become 11. So output will be 11 4 40, ठीक है। सो दिस विल बी द आउटपुट फॉर दिस। ये हो गया हमारे यूनिटी ऑपरेटर्स। सो यूनिटी ऑपरेटर्स वी हैव डन, देन कम्स योर बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी मतलब जो दो वैल्यूज पे काम करते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आपकी आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। इसमें 5 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस एंड माइनस। मैंने इनको दो लेवल्स पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बॉड मास नहीं होता, यहाँ पे ऑपरेटर हायरार्की या फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप इसको कह सकते हो। सो ये हायर लेवल पे है, ये लोअर लेवल पे है, मतलब पहले इस लेवल के सारे ऑपरेटर सॉल्व होंगे, जब हो जाएंगे तो उसके बाद इस लेवल के ऑपरेटर सॉल्व किए जाएंगे। स्टार का काम है मल्टीप्लाई करना, स्लैश का काम है डिवाइड करना, परसेंटेज का परसेंटेज के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका काम है रिमाइंडर निकालना, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसकी जरूरत देखो क्यों पड़ी, क्योंकि सी हो या सी प्लस प्लस हो, हमारे पास एक रूल होता है कि एक इंटीजर जब एक इंटीजर के साथ ऑपरेट होगा तो आंसर इंटीजर ही आएगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डिवाइड में तो पड़ता है कि 5 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, अब इसको डिवाइड करके तो इंटीजर नहीं आ रहा ना, इसको तो डिवाइड करके 2.5 आ रहा है। सो अगर आप 5/2 करोगे तो आपका आंसर 2.5 नहीं आएगा, आपका आंसर 2 आएगा। So if I divide 5 by 2, the answer is going to be 2, not 2.5. So integer upon integer is always an integer in C++. पॉइंट में चाहिए तो 5.0 अपॉन 2 करते तो 2.5 आ जाता। इस चीज को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, जो सेकंड लाइन में हो रही है। सो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है कि जब एक वैल्यू, मतलब जब दोनों वैल्यूज अलग अलग टाइप की हो, तो जो भी हायर टाइप होता है उसमें आपका डेटा कन्वर्ट हो जाता है। हायर का मतलब जिसमें डेटा लॉस के चांसेस कम हो, तो जहां पे हमें पता है कि डेटा लूज नहीं होगा तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी कन्वर्टेड टू द हायर डेटा टाइप, दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, राइट। सो ये होता है, पर अब ये वाले केस में तो पूरा डिवीजन नहीं हुआ। आप ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, आप रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो यहाँ परसेंटेज साइन का यूज होता है। सो 5 mod 2 विल गिव यू 1, 7 mod 4 विल गिव यू 3, ठीक है। 4 mod 5 विल गिव यू 4 इटसेल्फ, क्योंकि 4 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होता, तो 4 अपने आप में ही उसका
रिमाइंडर है। सो ये तीनों ऑपरेटर्स जो हैं पहले ये सॉल्व होंगे, जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो प्लस माइनस होंगे। अब जो सेम लेवल वाले हैं इसको तो हम हायरार्की या प्रेसिडेंस कह देते हैं। सो वी कॉल इट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, बट वी आल्सो हैव अ टर्म कॉल्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स क्या होती है कि जो सेम एक्सप्रेशन है, मतलब लाइक 7 into 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा फिर डिवाइड होगा। अगर इसमें उल्टा होता ऐसे, तो पहले डिवाइड होता फिर मल्टीप्लाई होता, मतलब जो लेफ्ट टू राइट पहले आ जाए वो पहले सॉल्व होगा। सो एसोसिएटिविटी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज व्हाट? लेफ्ट टू राइट। सो विच एवर कम्स फर्स्ट is evaluated first from left to right side if they are on the same precedence level. तो अगर वो सेम प्रेसिडेंस लेवल पे है तो लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वो पहले ऑपरेट हो जाएगा, उसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज एसोसिएटिविटी। सो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। बाकी हमारे पास रामबान है। रामबान क्या है? आपका राउंड ब्रैकेट्स। तो कभी भी आपको अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करनी हो, आपको करना है 7 + 3 × 2, लेकिन ये तो 3 × 2 पहले करेगा और उसके बाद उसे 7 में ऐड करेगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं 7 + 3 ही पहले करना चाहती हूँ, तो मैं उसको राउंड ब्रैकेट्स में दे सकती हूँ। सो व्हेन यू पुट समथिंग इन द राउंड ब्रैकेट्स, तो ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट्स वाली चीज पहले सॉल्व होगी और उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस आपकी आ जाएगी ब्रैकेट्स की। तो ब्रैकेट्स हैव टू बी सॉल्व्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट जो भी उसके अंदर ऑपरेटर्स हैं वो सॉल्व होंगे एज पर देयर प्रेसिडेंस। सो ये तो हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आई यूज फॉर कैलकुलेशंस, रिजल्ट हमेशा नंबर ही आएगा। अब उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है। सो हम कहते हैं कि दीज आर यूज्ड टू मेक बूलियन एक्सप्रेशंस। तो वो क्या बना रहे थे? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और ये क्या बना रहे हैं? बूलियन एक्सप्रेशंस। व्हाई बूलियन एक्सप्रेशंस? क्योंकि इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होता है। और ये ऑपरेटर्स क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। राइट? सो ग्रेटर देन ये चेक करेगा कि लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या नहीं। अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। देन वी हैव लेस देन, छोटी है या नहीं, ग्रेटर या इक्वल है या नहीं। ठीक है, इट्स ग्रेटर और इक्वल और नॉट। देन लेस और इक्वल और नॉट। देन वी हैव इक्वल टू। सो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, जब भी आपको ये चेक करना होता है कि दो वैल्यूज सेम है या नहीं, तो हम डबल इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल इक्वल टू इज फॉर असाइनमेंट। दिस इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। दिस इज नॉट फॉर इक्वालिटी। सो जब कंपैरिजन करना हो तो डबल इक्वल टू साइन का यूज होगा। अगर दो वैल्यूज सेम है लेफ्ट राइट वाली तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। एंड दिस इज योर नॉट इक्वल टू साइन। तो आपको चेक करना है कि भाई मार्क्स 90 से ज्यादा है या नहीं। ठीक है, आपका जो एक बॉक्स है वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। सो लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेड्थ है तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर इक्वल हुई तो स्क्वायर होगा। सो वी कैन चेक कंडीशंस लाइक दिस। तो आपकी कंडीशंस चेक हो सकती हैं व्हिच विल ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। अब ऐसे ही कभी कभी हो जाता है कि कंडीशंस एक से ज्यादा है, उन्हें कंबाइन करना है, तो वहां पर हेल्प होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। कि मैं चाहती हूँ कि भाई आपकी जो क्लास 12th है सिर्फ उसी के 90 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स चाहिए। तो दो कंडीशन हो गई कि क्लास भी 12th होनी चाहिए एंड मार्क्स जो है वो 90 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो वी हैव टू कंडीशंस। तो वो दो कंडीशंस में क्या होता है कि या तो मुझे ऐसा चाहिए कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो, या फिर मुझे ऐसा चाहिए कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास तीन हैं, नॉट, एंड, और। सिंबल्स हमें ये यूज करने हैं पर इनका नाम जो है वो ये है, दिस इज नॉट, दिस इज एंड दिस इज और। ठीक है, सो नॉट का मतलब है कि कोई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये उसको फॉल्स कर देगा। लाइक 5 > 3 गिव्स यू ट्रू, पर अगर आपने उसके आगे नॉट लगा दिया तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। सो आपको अगर निगेट करना है, किसी भी कंडीशन का रिजल्ट उल्टा करना है, तो आप उसके आगे नॉट लगा सकते हो। यही इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर भी है। तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर आपके एक्सप्रेशन में जहां कहीं पे भी एंड है वो सॉल्व होता है, वो सॉल्व होने के बाद कहीं पे भी और है तो वो सॉल्व होता है। सो एंड के लिए हम डबल एम्परसेंड का साइन लगाते हैं। एंड ये दो कंडीशंस को चेक करेगा, अगर दोनों ही ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। सो इट विल गिव मी ट्रू ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू।
If any one condition is false, the whole result is false, right? So अगर मुझे चेक करना है कि जो मार्क्स हैं वो 80 से 90 के बीच में है या नहीं, तो मैं लिख सकती हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90। अगर मुझे चेक करना है कि एक ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है या नहीं, तो साइड 1 हैज टू बी इक्वल टू साइड 2 and side 2 has to be equal to side 3. So side 1 side 2 के इक्वल होना चाहिए and side 2 side 3 के इक्वल होना चाहिए। So अगर ऐसा है तो वो इक्विलेटरल होगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो इक्विलेटरल नहीं होगा। इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड सेम होते हैं, राइट? फिर आपके पास है और में क्या होता है कि भाई कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, या ये वाली ट्रू हो जाए या ये वाली ट्रू हो जाए। सो एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस इज ट्रू, सो दैट इज और। तो और किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पे काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई स्कॉलरशिप दे देंगे आपको अगर आपके फिजिक्स में 90 से ज्यादा हुए, या फिर आपके मैथ्स में 90 या 90 से ज्यादा हुए। सो दिस इज और। सो और में दो डायरेक्ट पाइप साइन आते हैं, इसको आप शिफ्ट एंड बैकस्लैश को प्रेस करोगे तो आ जाता है। सो ये साइन कहता है और कि एनी वन ऑफ द टू कंडीशन, दोनों ट्रू होंगी तो भी ट्रू आएगा, कोई एक ट्रू होगी तो भी ट्रू आएगा। सो ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे लास्ट प्रेसिडेंस आपकी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो कि इक्वल टू साइन है, जो कि असाइन करता है। सो वेरिएबल इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। कभी गलती से आप ऐसे लिख देते हो 5 इज इक्वल टू बी, तो आपको एरर आता है क्या, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, कि भाई लेफ्ट साइड पे वेरिएबल चाहिए। सो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल चाहिए, राइट साइड पे आपकी वैल्यू होगी जो उस वेरिएबल में जाएगी, राइट? एंड दिस इज द लास्ट थिंग टू बी डन। सो सारे ऑपरेशंस जब हो जाते हैं, आखिरी काम होता है असाइनमेंट करना। ठीक है, इसके कुछ शॉर्ट हैंड्स भी हैं। वी हैव प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। सो ये बनाया जाता है थोड़े लेजी लोगों के लिए, जिनको लिखना है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस सैलरी। तो कहते हैं भाई दो बार टोटल नहीं लिखना, मुझे सेम वेरिएबल दो बार क्यों लिखो। तो वहां पर हम कर सकते हैं टोटल प्लस इक्वल टू सैलरी। सो टोटल प्लस इक्वल टू सैलरी का मतलब क्या हो गया, टोटल में पहले सैलरी को प्लस करो, जो आएगा उसको वापस टोटल में स्टोर कर दो। सो टोटल और सैलरी आपस में ऐड होंगे, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो वापस आपका टोटल में स्टोर हो जाएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दीज। इसमें से कोई सा भी आप यूज करोगे उसका यही मतलब है कि मैंने अगर लिखा a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, सो उसका मतलब है a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, वो आप सिर्फ तब यूज करते हो जब आपको बाइनरी वैल्यूज पे काम करना। सो आपको नंबर्स की बाइनरी वैल्यूज पे काम करना है तो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर्स में आपके पास क्या है, यू हैव नॉट, यू हैव एंड, यू हैव और, यू हैव जोर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। सो ये नॉट क्या करता है, अगर आप इसे किसी भी वेरिएबल के साथ लगाते हो तो जो वेरिएबल की बाइनरी वैल्यू है उसमें जहां जहां पे जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां जहां पे वन है वहां जीरो हो जाएगा। एंड क्या करता है, दो वैल्यूज को एंड करेगा, तो जहां पे दोनों बिट्स वन होंगी वन होगा, अगर एक भी बिट आपकी जीरो हुई तो जीरो आ जाएगा। और क्या करता है कि कोई भी एक वन हुई तो वन, और अगर दोनों जीरो हुई तो जीरो। जोर क्या करता है कि दोनों वन है तो भी जीरो, दोनों में से कोई एक वन है तभी वन आएगा, और अगर दोनों जीरो है तो भी जीरो। सो ये ऑपरेशन जो है वो आपकी वैल्यूज पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे आपने ए में 25 लिया है, बी में 36 लिया है, सो इट्स नॉट बीइंग परफॉर्म्ड ऑन 25 एंड 36। 25 को पहले वो बाइनरी में लेगा क्या है, 36 का बाइनरी लेगा क्या है, फिर उन बाइनरी वैल्यूज के ऊपर ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो इट इज परफॉर्म्ड ऑन दीज बाइनरी वैल्यूज जो इनकी बनेगी। राइट शिफ्ट जो है ये आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, अच्छे से पढ़ा था लास्ट ईयर, है ना? सो राइट शिफ्ट से क्या होता है, वी शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो अगर आप ए को राइट शिफ्ट करना चाहते हो 2 बिट्स, तो आप लिख दोगे ऐसे ए राइट शिफ्ट 2। लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दोगे, सो दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट क्या होता है, जिसमें आपका साइन चेंज नहीं होता। तो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का मतलब है कि जो नंबर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, हम साइन बिट को चेंज नहीं करेंगे। मैं आपको शिफ्ट्स यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर तो आपने पढ़ा हुआ है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो आपको पता है कि शिफ्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं।
बस ये ऑपरेटर्स हैं जो सी प्लस प्लस में यूज हो सकते हैं उस काम को करने के लिए. सो दीज थिंग्स आर डन ऑन द बाइनरी डिजिट्स. अगर आपको बाइनरी नंबर्स नहीं पता है, अगर आपको ये गेट्स और शिफ्ट्स ऑपरेशन नहीं पता है, तो आई हैव वीडियोस फॉर दैट इन द चैनल. तो चैनल पे आपके पास शिफ्ट ऑपरेशंस की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है अलग से. आप अंजलि लूथरा शिफ्ट ऑपरेशन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. आप अंजलि लूथरा लॉजिक गेट सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. सो यू कैन वॉच दोज डिटेल्ड वीडियोस अगर आपको ये सब नहीं पता है तो. बट अगर आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो बस इन सब काम को करने के लिए सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं. दोनों लैंग्वेजेस में सेम है ऑपरेटर्स. सो दीज आर द सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो आपके बाइनरी डेटा पे काम करते हैं, ना कि उसके एक्चुअल डेसिमल फॉर्म ऑफ डेटा पे. इट वर्क्स ऑन द बाइनरी फॉर्मेट ऑफ द डेटा. राइट. सो ये तो हो गए आपके बाइनरी ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज पे काम कर रहे होते हैं. थर्ड कैटेगरी थी टर्नरी ऑपरेटर. इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर है हमारे पास. वी हैव ओनली वन ऑपरेटर इन दिस व्हिच इज क्वेश्चन मार्क कोलन. इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं. एंड नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल ऑपरेटर मतलब इट इज यूज्ड टू चेक अ कंडीशन. सिंटेक्स क्या होता है, आप राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लिखो, कंडीशन के पीछे लगाओ क्वेश्चन मार्क, फिर दो अपनी स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन. ठीक है. सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसको स्किप कर देगा. अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसको स्किप कर देगा. सो इट हैज टू चूज वन बिटवीन द टू. सो आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन. सो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 इज सिलेक्टेड, 2 इज इग्नोर्ड. और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 is executed, 1 is ignored. For example, मुझे चेक करना है कि एक स्टूडेंट पास है या फेल है, तो मैंने क्या लिखा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 क्वेश्चन मार्क. अगर ऐसा है तो सी आउट पास, अदरवाइज रीअपियर. सो वी कैन राइट लाइक दिस. सो वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू हुई तो पास प्रिंट कर देगा, फॉल्स हुई तो रीअपियर प्रिंट कर देगा. ठीक है. इसी को यूज करने का एक और तरीका होता है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं, और फिर आप दो वैल्यूज दे देते हो, वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2. सो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वेरिएबल में वैल्यू 1 चली जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वेरिएबल में वैल्यू 2 चली जाएगी. So one of the value will go to your variable depending upon the condition. So if condition is true, value 1 goes to this. Like अगर आपको greatest of two numbers निकालना है तो आपने लिखा g is equal to a greater than b, a colon b. तो अगर तो a बड़ा हुआ तो g में a चला जाएगा, और अगर a बड़ा नहीं है that means obviously b बड़ा है, तो b वाली वैल्यू g में चली जाएगी. So whichever is greater out of the two will be stored in G. So that is the purpose of ternary operator. So इस तरीके से आप conditions check कर सकते हो with the help of ternary operators. So that is about very basic things of C++ language. So next class में हम करेंगे what are the control statements in C++. So आपकी control statements होती हैं जिनकी help से आप conditions check करते हो, loops लगाते हो, break, continue and all. So that we will be discussing in the next session.